हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाओई चाय, लू और बाकी के सभी पावरफुल डिसाइपल्स एक साथ मिलकर स्नेक बीस्ट किंग का सामना कर रहे थे। स्नेक बीस्ट किंग अकेला उनसे लड़ रहा था। इसके बावजूद वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। वहीं हमें जिंगयू को दिखाया गया था, जो वैनी की बॉडी के पास बैठा रो रहा था। उसे वहां बैठे हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से गया नहीं था। वो अभी भी इसी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर वैनी को किसने मारा होगा। यहाँ तक कि वो इस सोच में इतना खो गया था कि उसे क्विंगन सेट पर हुए हमले का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी उसके सामने से मिस्टर घोस्ट बहुत तेज़ी से गुजरता है। जिंगयू समझ जाता है इसी आदमी ने वैनी को मारा है और वो मिस्टर घोस्ट का पीछा करने लगता है। अब आगे मिस्टर घोस्ट का पीछा करते हुए जिंगयू उस रास्ते पर पहुंच जाता है जहां से आगे का रास्ता तीन तरफ मुड़ा हुआ था। अभी के लिए मिस्टर घोस्ट उसकी नज़रों से लगभग गायब हो गया था। वो बस मिस्टर घोस्ट की परछाई देख पाया था, जो अभी के लिए मून केव की तरफ जाने वाली डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी। जिंगयू बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर घोस्ट का पीछा करने लगता है। वो मिस्टर घोस्ट का चेहरा नहीं देख पाया था, बस उसके कपड़े देख पाया था और उन कपड़ों से उसे लगा था कि मिस्टर घोस्ट ज़रूर कोई यंग मैन है। मिस्टर घोस्ट के शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था। उस ऑरा से जिंगयू समझ गया था कि मिस्टर घोस्ट उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मिस्टर घोस्ट का पीछा करते हुए जिंगयू मून केव के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर मिस्टर घोस्ट कहीं भी नहीं था। अभी के लिए उसके सामने सिर्फ मून केव थी और मून केव के अलावा वहां और कहीं छुपने का कोई रास्ता नहीं था। जिंगयू थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मिस्टर घोस्ट ज़रूर मून केव के अंदर गया होगा और वो ज़्यादा सोचे समझे बिना मून केव के अंदर चला जाता है। मून केव के अंदर आकर वो देखता है मून केव में चारों तरफ थोड़ी सी लाइट फैली हुई है। उसी लाइट में उसे एक दीवार दिखती है जिस पर एक कल्टीवेशन मेथड बना हुआ था। जिंगयू उस दीवार के पास जाकर उस कल्टीवेशन मेथड को देखने लगता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है। जिंगयू अपना हाथ उस कल्टीवेशन मेथड पर रखता है और आसपास की जगह को भी देखने लगता है, पर काफ़ी देर तक देखने के बाद भी और छानबीन करने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। उसे अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो काली परछाई वाला आदमी कहाँ पर गायब हो गया है। वो अपना हाथ उस कल्टीवेशन मेथड से हटाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ हटा पाता, अचानक से एक पावरफुल एनर्जी उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। ये एनर्जी उसी कल्टीवेशन मेथड से आई थी और अभी के लिए तेज़ी से उसके शरीर के अंदर घूम रही थी। इस एनर्जी की खास बात ये थी कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा गर्म थी, यहाँ तक कि जिंगयू को अब ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा है। जिंगयू अपना हाथ उस मेथड पर से हटाना चाहता था। वो कोशिश भी करता है, लेकिन वो चाहकर भी अपना हाथ उस मेथड पर से नहीं हटा पाता है। अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ दीवार पर चिपक गया है। वो पावरफुल एनर्जी जिंगयू के पूरे शरीर के अंदर घूमने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो अभी के लिए जिंगयू के पूरे खून को उबाल रही थी। इस वजह से जिंगयू का पूरा शरीर अभी के लिए लाल हो चुका था। जिंगयू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से क्विंगन सेट की कल्टीवेशन मेथड ताइजी कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट कर देता है। ताइजी कल्टीवेशन मेथड एक्टिवेट होते ही उसकी पूरी एनर्जी उसके पूरे शरीर के अंदर घूमने लगती है, जो एक एक कर कर उस वायलेंट एनर्जी को उसके शरीर के अंदर से निकालने लगती है। जैसे जैसे ताइजी कल्टीवेशन मेथड से उसकी एनर्जी उसके पूरे शरीर के अंदर घूम रही थी, वो वायलेंट एनर्जी उसके शरीर से निकलती जा रही थी। उस वायलेंट एनर्जी को अपने पूरे शरीर से बाहर निकालने में जिंगयू को ज़्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ी देर की मशक्क़त के बाद आखिरकार वो उस वायलेंट एनर्जी को अपने शरीर से निकाल लेता है। फाइनली अब उसे काफ़ी ज़्यादा राहत फील हो रही थी। अभी उसकी बॉडी नॉर्मल हुई ही थी, तभी अचानक से उसकी एनर्जी अपने आप उस कल्टीवेशन मेथड के अंदर जाने लगती है, जो दीवार पर बना हुआ था। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही उसकी एनर्जी उस कल्टीवेशन मेथड के अंदर जाती है, वो कल्टीवेशन मेथड चमकने लगता है और जैसे ही वो चमकना शुरू करता है, अचानक से वो दीवार दो टुकड़ों में खुल जाती है और जिंगयू को अपने अंदर खींच लेती है। अभी के लिए जिंगयू उस दीवार को पार करते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका था। ऐसा कह सकते थे कि वो असल वाली मून केव के अंदर एंटर कर चुका था।
वो अपनी आंखों से चारों तरफ देखता है। चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग मौजूद था और उसे अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। इधर हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है। स्नेक बीस्ट किंग से क्विंगन सेट के कई सारे डिसाइपल्स साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो स्नेक बीस्ट किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो अपनी पूंछ से एक हमला करता है और उसकी पूंछ जैसे ही क्विंगन सेट के डिसाइपल्स से टकराती है, अचानक से वो सारे डिसाइपल्स वहीं पर मारे जाते हैं। उसके इस हमले से स्नेक बीस्ट किंग की पावर आसानी से समझी जा सकती थी। अभी के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस इतने पावरफुल स्नेक बीस्ट किंग से कैसे फाइट करेंगे। और यहाँ पर तो वो अकेला बीस्ट किंग भी नहीं था, यहाँ पर उसके अलावा 6 और बीस्ट किंग थे जिनसे उन्हें फाइट करनी थी। स्नेक बीस्ट किंग दोबारा से इन डिसाइपल्स पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से दूर से एक बड़ा सा लाइट पिलर आता है जो जैसे ही स्नेक बीस्ट किंग से टकराता है उसकी बॉडी टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में उसकी पूरी बॉडी का चूरा हो जाता है और स्नेक बीस्ट किंग का स्केलेटन सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। अभी के लिए उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से मर चुका है। सभी की नज़रें हमले की डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। वहाँ पर अभी के लिए क्विंगन सेक्ट और बाकी सभी गुड फैक्शंस के एल्डर खड़े हुए थे। इन एल्डर्स ने साथ मिलकर ये हमला किया था। ये एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, ऐसे में इनके मिले जुले हमले ने इस बीस्ट किंग को भी मार दिया था। सभी लोग शौक से उन एल्डर्स को देख रहे थे, पर अब बीस्ट किंग के मरने की वजह से उनका उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सभी साथ मिलकर बचे हुए बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। अभी के लिए 6 और बीस्ट किंग बचे हुए थे, इसलिए एल्डर्स इस बीस्ट किंग को मारने के बाद बाकी बचे हुए बीस्ट किंग से लड़ने चले जाते हैं। अभी के लिए लू, शाओविचाई और 2-3 और डिसाइपल्स वहीं पर खड़े हुए थे। वो लोग इस जगह से नहीं गए थे। पिछले कई घंटों से वो लोग साथ मिलकर स्नेक बीस्ट किंग का सामना कर रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी इसे नहीं हरा पाए थे। ऐसे में एल्डर्स के एक हमले ने इसे हरा दिया था। इस वजह से वो लोग अभी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, और उनमें से कुछ डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा घायल भी थे। राहत मिलते ही वो लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं और अपने घाव ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इधर शाओविचाई मुड़कर लू को देखता है और उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि लू के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा अजीब थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लू क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है और वो आखिर क्या करना चाहती है। शाओविचाई लू की तरफ मुड़ता है और वो लू से कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से लू ज़ोर से अपना पैर ज़मीन पर मारती है और वहाँ से गायब हो जाती है। वो अभी के लिए तेज़ी से बीस्ट की भीड़ में घुस चुकी थी और एक एक कर सभी बीस्ट को मारती जा रही थी। एल्डर्स ने जैसी फाइट ज्वाइन की थी, अचानक से गुड फैक्शंस का पलना भारी हो गया था। वो लोग अभी साथ मिलकर इन बीस्टों पर हावी हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन बीस्ट की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जितने ज़्यादा डेमनिक बीस्ट वो लोग मारते जा रहे थे, उतने ही डेमनिक बीस्ट कहीं से दोबारा आकर उस आर्मी में जुड़ जाते थे। पर ये नॉर्मल बीस्ट थे जिन्हें क्विंगन सेक्ट के और बाकी सभी गुड फैक्शन के नॉर्मल डिसाइपल्स भी संभाल सकते थे। ऐसे में अभी के लिए उन सभी का फोकस सिर्फ बीस्ट किंग्स को मारने पर था। सभी लोग साथ मिलकर बीस्ट किंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इसी मिली जुली पावर ने बहुत सारे बीस्ट किंग को मौत के घाट उतार दिया था। अब 2 या 3 ही बीस्ट किंग बचे हुए थे जो लड़ने की हालत में थे। बाकी सभी बीस्ट किंग या तो मर चुके थे या तो बुरी तरह से घायल हो गए थे। तभी अचानक से आसमान, जो पिछले 2 दिनों से काला था, उससे एक सूरज की रोशनी पार होती है और पता नहीं किस वजह से पर अचानक से आसमान में एक बड़ा सा बवंडर आता है जो सारे काले बादलों को आसमान से गायब कर देता है। सभी को अभी के लिए खुला आसमान दिख रहा था। काले बादलों को गायब होता देख सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, पर तभी उनकी नज़र आसमान में उड़ रहे एक लड़के पर पड़ती है। उस लड़के के बाजू में एक बीस्ट मौजूद था जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, पर वो लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वो काफ़ी ज़्यादा यंग था और उसके शरीर से कोई पावरफुल ऑरा भी नहीं निकल रहा था, लेकिन वो बिना किसी सपोर्ट के आसमान में उड़ पा रहा था। ऐसे में ये कहा जा सकता था कि वो लड़का बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जैसे वो लड़का आसमान में आता है, अचानक से वो डेमनिक बीस्ट
जो पिछले 2 दिनों से लगातार बिना रुके फाइट कर रहे थे, वो अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। इसके बाद एक-एक कर वो सभी ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ने लगते हैं। उनकी दहाड़ों से अभी के लिए पूरा आसमान गूंज उठा था। उनके इस एक्शन को देखकर कुछ लोग समझ जाते हैं कि आसमान में उड़ रहा ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी क्वीनियन सेट के ग्रैंड मास्टर कहते हैं, क्या यही लड़का इविल बीस्ट गॉड है? उनकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन सभी के मन में अभी के लिए यही सवाल चल रहा था। खैर, उन्हें कुछ ही पलों में इसका जवाब भी मिलने वाला था। सभी की नज़रें अभी के लिए आसमान में मौजूद उस लड़के पर टिकी हुई थी। कोई भी अपनी नज़रें उससे हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। इधर हमें मून केव का सीन दिखाया जाता है। मून केव के अंदर एक लड़का मौजूद था, जो मून केव की एनर्जी से चारों तरफ से घिरा हुआ था, पर वो अभी के लिए अपने होश में नहीं था। वो शायद किसी इल्यूजन में फंसा हुआ था। ये लड़का कोई और नहीं, जाओफैन था। अचानक से वो अपना बैलेंस खो देता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को संभालने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में ही नहीं है। अब हमें जाओफैन को दिखाया जाता है, जो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था। जाओफैन के सामने अभी के लिए उसका पूरा पास्ट घूम रहा था, जिसमें उसे अपने पास्ट में मौजूद सभी घटनाएं दिख रही थी। एक के बाद एक वो लोग जिनसे वो प्यार करता था या जो उसके करीबी थे, उन सभी की यादें उसकी आंखों के सामने से गुजरती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी के लिए वो किस तरह के मोह जाल में फंस चुका है, लेकिन वो अभी के लिए इससे बाहर नहीं आ सकता था। एक के बाद एक सभी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं, जो उसे इमोशनली वीक करती रहती हैं। अचानक से उसे अपने दिल में एक बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लगता है, जिसे वो कम तो करना चाहता था, पर चाहकर भी कम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे दर्द क्यों फील हो रहा है। जाओफैन अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो खुद से ही सवाल पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था, पर उसे ये जवाब कौन देता? वहाँ पर तो कोई था ही नहीं जो उसे इसका जवाब दे सके। जाओफैन अभी के लिए बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उससे उसके इमोशन संभाले नहीं जा रहे थे। उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसे जीना नहीं चाहिए और वो खुद को मारने जा ही रहा था। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जाओफैन रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उस आवाज़ को सुनकर जाओफैन अचानक से होश में आ जाता है। वो जल्दी से खुद को संभालता है और अपनी पूरी पावर लगाकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है अभी के लिए वो एक खुले आसमान के नीचे पहुंच चुका है, जहां पर उसे आसमान में एक बड़ा सा चांद दिख रहा है। उसी चांद में जाओफैन को अभी के लिए 3 लोग दिख रहे थे। उन 3 लोगों में से एक तो उसके मास्टर टियानबुई थे, दूसरी उनकी वाइफ सूरू थी और तीसरी एक लड़की थी, जो कोई और नहीं उसके मास्टर की बेटी लिंगर थी। लिंगर उससे कहती है, जाओफैन तुम खुद को नहीं मार सकते हो। क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो हमने कितने पल साथ बिताए हैं? चलो हम लोग दोबारा से माउंटेन्स में जाकर बैम्बू काटते हैं। उसकी ये बात सुनकर जाओफैन जल्दी से ज़मीन पर पैर मारता है और तेज़ी से आसमान में मौजूद उस मून की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में जाओफैन उस मून के पास पहुंचता है, पर जैसे वो उस मून के पास पहुंचता है, टियानबुई, सूरो और लिंगर उस मून से गायब हो जाते हैं और जाओफैन को अभी के लिए आसमान में सिर्फ एक बड़ा सा मून दिख रहा था। वो चांद काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ऐसा चांद जाओफैन ने आज तक कभी नहीं देखा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थोड़ी देर पहले उसे इस चांद में टियानबुई, सूरू और लिंगर क्यों दिख रहे थे। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।